यही वो मौका है जब भारतीय राजनीति का सबसे मजबूत मंत्री नितिन गडकरी पीएम पद के सबसे करीब आ जाए, या निर्मला सीतारमण को हटाने की चर्चाएं सिर्फ फाइनेंस मिनिस्ट्री की बात नहीं है, बल्कि सत्ता के अगले ट्रांसफर की शुरुआत है। और क्या संजय जोशी की वापसी आरएसएस की ओर से मोदी शाह युग को धीरे से विदाई देने की योजना है? आज हम इन्हीं सवालों की परतें खोलेंगे, लेकिन गहराई से। नमस्कार दोस्तों, आजकल ना सिर्फ दिल्ली के गलियारों में बल्कि हर व्हाट्सएप ग्रुप, ट्विटर स्पेस और न्यूज़ डिबेट में गूंज रहा है, क्या नितिन गडकरी बनेंगे देश के अगले प्रधानमंत्री? और ये सवाल अब यूं ही हवा में नहीं उड़ रहा। देश की राजधानी में चर्चाओं का पारा चढ़ा है। सुप्रीम कोर्ट की उपसीमा पर टिप्पणी, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का 75 की उम्र के बाद सेवा से विश्राम वाला बयान, और मोदी जी का 17 सितंबर 2025 को 75 वर्ष के पड़ाव पर पहुंचना, ये सब मिलकर एक नई राजनीतिक पटकथा लिख रहे हैं। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आया जब चर्चा शुरू हुई कि निर्मला सीतारमण को हटाया जा सकता है और उनके स्थान पर एक बड़ा अनुभवी और जनप्रिय चेहरा फाइनेंस, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स तीनों मोर्चों पर लगाया जा सकता है। वो चेहरा कौन है? अब जरा सोचिए, क्या यही वो मौका है जब भारतीय राजनीति का सबसे मजबूत मंत्री नितिन गडकरी पीएम पद के सबसे करीब आ जाए, या निर्मला सीतारमण को हटाने की चर्चाएं सिर्फ फाइनेंस मिनिस्ट्री की बात नहीं है, बल्कि सत्ता के अगले ट्रांसफर की शुरुआत है? और क्या संजय जोशी की वापसी आरएसएस की ओर से मोदी शाह युग को धीरे से विदाई देने की योजना है? आज हम इन्हीं सवालों की परतें खोलेंगे, लेकिन गहराई से। नितिन गडकरी, जो झुका नहीं गुजराती लॉबी के आगे। अगर भारतीय राजनीति में एक नाम ऐसा है जो सरकार में रहकर भी सरकार के विरोध में बोलता है, जो मंत्री रहते हुए भी मंत्रिपरिषद की चाटुकारिता से दूर रहता है, तो वो है नितिन जयराम गडकरी। और जो बात उन्हें सबसे अलग करती है वो ये है कि वो मोदी शाह की गुजराती लॉबी के सामने नहीं झुकते। 2009 में जब नितिन गडकरी को भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, तब पार्टी हार के दौर में थी। कांग्रेस दोबारा सत्ता में आ चुकी थी और भाजपा का संगठन अस्त व्यस्त। लेकिन गडकरी ने नई सोच, नई टीम और ज़मीनी कार्यकर्ताओं की कदर करके बीजेपी को फिर से खड़ा किया। उनके कार्यकाल में पहली बार युवा मोर्चा, महिला मोर्चा और ओबीसी फ्रंट को संगठन में समान भागीदारी मिली। उन्होंने तब भी नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाने का विरोध किया था, क्योंकि वे मानते थे कि बीजेपी को व्यक्ति आधारित नहीं, संगठन आधारित होना चाहिए। गडकरी की यूएसपी काम बोलता है, प्रचार नहीं। जब नितिन गडकरी सड़क परिवहन मंत्री बने तो देश के हाईवे सिस्टम की हालात गड्ढों जैसी थी, यानी भरोसा नहीं किया जा सकता था। लेकिन आज भारत में 27 किलोमीटर प्रतिदिन के हिसाब से हाईवे बनते हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और सड़क संपर्क क्रांति में गडकरी का योगदान ऐतिहासिक है। उन्होंने पीपीपी मॉडल को ज़मीनी स्तर पर उतारा और टोल टैक्स, ई-वे बिल, ग्रीन हाइड्रोजन जैसे इनोवेशन को भी बढ़ावा दिया। और ये सब उन्होंने किया बिना पीएमओ की चमचागिरी के। जब मंत्रियों की भीड़ मोदी जी के हर भाषण पर तालियां पीट रही थी, तब गडकरी चुपचाप अपने दफ्तर में फाइलों पर दस्तखत कर रहे थे। जब बाकी मंत्री ट्विटर पर जय मोदी ट्रेंड करा रहे थे, तब गडकरी नागपुर में किसानों के साथ ऑर्गेनिक फार्मिंग पर मीटिंग कर रहे थे। यही फर्क है मीडिया मंत्री और मूल्य मंत्री में। गुजराती लॉबी से सीधा टकराव, गडकरी की बेबाकी। नितिन गडकरी को जब 2014 के बाद कैबिनेट से बाहर रखने की कोशिश हुई, तो उन्होंने किसी चैनल पर बैठकर रोना नहीं रोया, बल्कि उन्होंने दो काम किए। अपने मंत्रालय को परफॉर्मेंस मंदिर बना दिया, संघ और कार्यकर्ताओं के बीच अपनी पकड़ और मजबूत की। 2016 में उन्होंने कहा था, हमारे देश में कुछ नेता भगवान बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोकतंत्र में नेता सेवक होता है, भगवान नहीं। लोगों ने इसे मोदी का परोक्ष हमला माना। 2019 में एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, जो नेता वादे पूरे नहीं करता, जनता उसे सजा देती है। एक बार फिर तीर चला, निशाना सबको समझ आया। गडकरी वो नेता है जो ना तो चाटुकार हैं, ना विरोधी, बल्कि काम करने वाले असली जनसेवक हैं। इसलिए उन्हें गुजरात लॉबी की पसंद नहीं माना गया, और शायद इसी कारण उन्हें पार्टी अध्यक्ष पद से दोबारा मौका नहीं मिला।
लेकिन अब जब आरएसएस अपने लोगों को पुनर्स्थापित कर रहा है, जब संघ 75 की उम्र के बाद रिटायरमेंट का एजेंडा चला रहा है, तो गडकरी फिर से मोदी के विकल्प के रूप में उभर रहे हैं। गडकरी ने न कभी मोदी के सामने झुकने की मजबूरी मानी, न शाह के सामने अपनी जगह बचाने की साजिशें की। वो नीतियों से लड़ते हैं, नीयत से नहीं। और यही वजह है कि अब जब सत्ता के समीकरण बदल रहे हैं, तो मोदी युग के बाद सिर्फ एक नाम उभरता दिख रहा है, नितिन गडकरी। निर्मला सीतारमण की विदाई क्यों तय मानी जा रही है? दोस्तों, जब किसी नेता की छवि रिपोर्ट कार्ड में फेल होने लगे, जब जनता के बीच से सुनने की क्षमता खत्म हो जाए और जब पार्टी के अंदर ही फुसफुसाहटें शुरू हो जाए, तो समझ लीजिए मंत्री की कुर्सी अब स्थायी नहीं रही। निर्मला सीतारमण का नाम आज उन्हीं कुर्सियों में शामिल है जो आने वाले कैबिनेट फेरबदल में डगमगाती दिखाई दे रही। पिछले 2 वर्षों से भारत की आम जनता ने 3 चीजें महसूस की है: बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी में इजाफा, घटती खपत क्षमता। ये तीनों संकेत सीधे तौर पर वित्त मंत्रालय की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आम आदमी पूछता है, सरकार की जीडीपी बढ़ रही है, लेकिन मेरी जेब क्यों नहीं? व्यापारी वर्ग कहता है, जीएसटी रिटर्न तो जमा होता है, लेकिन रिफंड टाइम पर नहीं मिलता। युवा वर्ग पूछता है, बजट में तो स्टार्टअप की बात होती है, लेकिन नौकरी क्यों नहीं आती? और इन सवालों के जवाब में निर्मला के पास अक्सर होता है जटिल अंग्रेजी, तकनीकी आंकड़े और एक मुस्कान जो समस्या को नहीं, कैमरे को दिखती है। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैंडल, एक चोट जो सीधे नीति निर्माताओं पर है। 2024 के आम चुनावों से ठीक पहले जब सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक ठहराया, तब विपक्ष ने सीधे तौर पर वित्त मंत्रालय पर सवाल उठाए। वित्त मंत्रालय की भूमिका, बॉन्ड योजना की घोषणा, इसकी गोपनीयता, ब्रेकिंग प्रक्रिया में छूट। जब ये मामला सामने आया तो पार्टी को साफ करना पड़ा कि यह सब एक नीतिगत कदम था, ना कि राजनीतिक साजिश। लेकिन जनता ने कहा, नीतियों में लोकतंत्र नहीं चलाया जाता, जवाबदेही से चलता है। और यही से निर्मला सीतारमण की छवि जनता की नज़र में नियमों वाली अफसर बन गई, ना कि लोकप्रिय जनसेवक। अगर ये सारी परिस्थितियां बनी रही तो आने वाले महीनों में हो सकता है निर्मला सीतारमण को रक्षा या विदेश मंत्रालय में शिफ्ट किया जाए, जहां उनके जनसंपर्क की अपेक्षा कम होगी, या फिर उन्हें राज्यसभा की भूमिका तक सीमित कर दिया जाए और सरकार में नया चेहरा सामने लाया जाए। और यही गडकरी का बड़ा मौका बन सकता है, जहां उन्हें वित्त, नीति या योजना मंत्रालय देकर पीएमओ के समीप खड़ा किया जा सकता है। निर्मला सीतारमण एक पढ़ी लिखी सशक्त महिला नेता है, लेकिन राजनीति सिर्फ पढ़ाई से नहीं चलती। जनता अब नतीजे चाहती है, आंकड़े नहीं, और सरकार को नया चेहरा चाहिए, बहाने नहीं। ऐसे में गडकरी का विकल्प बनना सिर्फ पद का खेल नहीं, राजनीतिक आवश्यकता है। बीजेपी में वो नाम जो कभी संगठन की धड़कन था, जिसे चुपचाप किनारे कर दिया गया, आज उसी नाम की फिर से चर्चा, संजय जोशी। क्या वो वक्त आ गया है जब जोशी की वापसी तय मानी जाए? क्योंकि इस बार आरएसएस ने मोदी शाह के आगे झुकने से साफ इनकार कर दिया है। बीजेपी अध्यक्ष कौन बनेगा, इसका फैसला दिल्ली नहीं, नागपुर तय करेगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राजनीति के उस मंच की परतें जो आम जनता से छुपाई जाती हैं, लेकिन आज हम उन परतों को आपके सामने खोलने जा रहे हैं। बीजेपी में इन दिनों बदलाव की सरगर्मियां चरम पर है। हर कोई जानता है कि बीजेपी का अध्यक्ष कौन बनेगा। यही सवाल पूरे देश के राजनीति में तैर रहा है, पर असली खेल पर्दे के पीछे चल रहा है। और इस खेल का सबसे दिलचस्प हिस्सा है संजय जोशी का नाम, एक ऐसा नाम जिसे मोदी युग में लगभग मिटा ही दिया गया था, जिसने आज वो नाम फिर से चर्चा पे है। संजय जोशी, वो नाम जिसे खत्म समझ लिया गया था। संजय जोशी एक ऐसा संघ प्रचारक जिसने अपने खून पसीने से बीजेपी को खड़ा किया, वो आदमी जिसने गुजरात में संगठन को मजबूत किया, बीजेपी को जमीनी स्तर तक फैलाया। पर यही संजय जोशी कभी नरेंद्र मोदी की आंख की किरकिरी बन गए। 2005 से लेकर 2012 तक जब जब संजय जोशी की पार्टी में वापसी की संभावना बनती रही, तब तब मोदी खेमा उसे दबा देता। यहाँ तक कि 2012 में संजय जोशी को राष्ट्रीय कार्यकारिणी से इस्तीफा देना पड़ा और वो लगभग राजनीति वनवास में चले गए। पर कहते हैं ना, राजनीति में कोई स्थायी दुश्मन होता है ना दोस्त, और ना ही स्थायी वनवास। आज भारतीय जनता पार्टी जुलाई और अगस्त में अपने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा करने की दहलीज पर खड़ी है।
संजय जोशी का इंतजार भी निर्णायक मोड़ पर आ गया है। यह सिर्फ बीजेपी का आंतरिक मामला नहीं बल्कि उस सत्ता संतुलन की लड़ाई का हिस्सा है जो पार्टी के भीतर सालों से खामोशी से सुलग रही है। ये तय होने जा रहा है कि संजय जोशी की वापसी का रास्ता खुलेगा या मोदी शाह लॉबी का एक बार फिर उसका सियासी दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर देगी। संजय जोशी की कहानी कोई अचानक उभर कर आई घटना नहीं है। अगर कोई शख्स भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ज़मीनी राजनीति को थोड़ा भी समझता हो ना, तो उसे पता है कि संजय जोशी के बिना बीजेपी की संगठनात्मक संरचना की कल्पना भी अधूरी है। गुजरात से लेकर दिल्ली तक, बूथ से लेकर मंडल तक, जिला और प्रदेश स्तर तक संजय जोशी की वो कड़ी थी जिन्होंने पार्टी को उस वक्त खड़ा कर दिया था जब उनके पास न सत्ता थी ना संसाधन, सिर्फ मेहनतकश कार्यकर्ता थे। लेकिन राजनीति में मेहनत से बड़ी चीज़ होती है सत्ता की भूख और अहंकार। साल 2005 से यह भूख और अहंकार खुले तौर पर नजर आने लगा जब गुजरात की सियासत में नरेंद्र मोदी और संजय जोशी के बीच टकराव की पटकथा लिखी गई। मोदी सत्ता के शिखर पर चढ़ रहे थे और संजय जोशी संगठन के भीतर अपनी ज़मीनी पकड़ मजबूत कर रहे थे। दोनों के रास्ते टकराए और अंततः मोदी शाह लॉबी ने जोशी को पार्टी से धीरे धीरे बाहर करने का सिलसिला शुरू कर दिया। 2005 से लेकर 2012 के बीच ये टकराव खुलेआम सामने आया। जब जोशी का नाम राष्ट्रीय कार्यकारिणी में आता तब मोदी शाह लॉबी असहज हो जाती। 2012 में उन्हें सार्वजनिक रूप से बाहर का रास्ता दिखाया गया। हालांकि पार्टी के मंच से जोशी को हटाया गया, लेकिन उनके कार्यकर्ता, समर्थक और संघ के भीतर उनकी स्वीकार्यता कम नहीं हुई। संजय जोशी भले ही पर्दे से दूर चले गए, लेकिन वो पूरी तरह से गायब नहीं हुए। बीजेपी में मोदी शाह लॉबी अच्छी तरह जानती है कि अगर संजय जोशी वापस आते हैं तो संगठन की जड़ें उनके हाथ में जाएंगी। वो नेता नहीं हैं, वो सिर्फ भाषण देते हैं। जोशी संगठन चलाते हैं, कार्यकर्ता तैयार करते हैं और पार्टी की रीढ़ मजबूत करते हैं। यही वजह है कि पिछले एक दशक में मोदी शाह लॉबी ने हर बार उनकी वापसी की कोशिश को धकेल दिया और यही वजह है कि आज जब बीजेपी में बदलाव की गूंज सुनाई दे रही है तो मोदी शाह लॉबी फिर सक्रिय हो गई है। 2024 का लोकसभा चुनाव बीजेपी के लिए वैसा नहीं रहा जैसा मोदी शाह ने सोचा था। न मोदी लहर चली, न शाह की राजनीति ने कमाल दिखाया। जमीनी कार्यकर्ता नाखुश हैं, संघ अंदर ही अंदर नाराज है और पार्टी का संगठनात्मक ढांचा ढहता जा रहा है। ऐसे में संघ का दबाव बढ़ रहा है कि संगठन के असली जानकार, पुराने अनुभवी चेहरे वापस लाए जाएं। इसी कड़ी में संजय जोशी का नाम फिर से तेजी से चर्चा में आया है। संघ अच्छी तरह समझता है कि जोशी जैसे नेता न केवल पार्टी को जमीन पर मजबूत कर सकते हैं बल्कि कार्यकर्ताओं का खोया हुआ भरोसा भी लौटा सकते हैं। यही कारण है कि जुलाई-अगस्त में जब बीजेपी अध्यक्ष का नाम तय होना है, संजय जोशी की वापसी की संभावना भी उसी के साथ जुड़ गई है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है क्योंकि मोदी शाह लॉबी के लिए जोशी सिर्फ एक संगठनकर्ता नहीं बल्कि सत्ता में उनके एकाधिकार को चुनौती देने वाला चेहरा है। मोदी और शाह अच्छी तरह जानते हैं कि संजय जोशी की वापसी का मतलब है संघ का प्रभाव बढ़ना, कार्यकर्ताओं की आवाज़ मजबूत होना और संगठन पर उनका एक तरफा नियंत्रण कमज़ोर पड़ना। यही वजह है कि उनकी लॉबी हर स्तर पर प्रयास कर रही है कि चाहे कोई भी नया अध्यक्ष बने लेकिन वो संजय जोशी की वापसी का दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद रखें। लेकिन राजनीति में कभी कभी परिस्थितियां नेताओं से बड़ी हो जाती हैं। 2024 के कमज़ोर चुनाव नतीजों ने बीजेपी की चमक फीकी कर दी है। राज्यों में हार, संगठन में बिखराव और कार्यकर्ताओं की नाराजगी ने पार्टी नेतृत्व को सोचने पर मजबूर कर दिया है। ऐसे माहौल के लिए संजय जोशी जैसा अनुभवी जमीनी नेता ही विकल्प नजर आ रहा है। संजय जोशी भी समझते हैं कि यह उनके लिए आखिरी मौका है। वो चुपचाप नहीं बैठे हैं। संघ के सीनियर नेताओं से उनकी बातचीत जारी है। पुराने कार्यकर्ताओं से संपर्क तेज हो गया है। प्रदेश स्तर पर उनके समर्थक फिर से सक्रिय हैं। जोशी जानते हैं कि राजनीति में मौके बार बार नहीं मिलते। यही वजह है कि इस बार उन्होंने भी अब नहीं तो कभी नहीं वाली रणनीति अपना ली है। बीजेपी अध्यक्ष का नाम तय होते ही संजय जोशी की वापसी या स्थायी विदाई पर अंतिम मोहर लगेगी। अगर संघ अपनी पसंद का अध्यक्ष बनाने में कामयाब रहा तो जोशी की वापसी की राह खुल सकती है
और अगर मोदी शाह लॉबी अपनी पसंद का अध्यक्ष बैठा पाई तो संजय जोशी का राजनीतिक वनवास स्थायी हो जाएगा। ये लड़ाई सिर्फ जोशी की वापसी की नहीं बल्कि बीजेपी के भीतर संघ बनाम सत्ता केंद्रित लॉबी की लड़ाई है। संघ चाहता है कि पार्टी संगठन से चले, जमीनी कार्यकर्ता की अहमियत बढ़े, जबकि मोदी शाह लॉबी चाहती है कि पार्टी सिर्फ उनके चेहरे और उनके फैसलों पर चले। इस सत्ता संघर्ष में संजय जोशी की वापसी एक निर्णायक मोड़ साबित हो सकती है। बीजेपी के भीतर यह भी साफ दिख रहा है कि दो खेमे खुलकर सक्रिय हैं। एक खेमा पूरी ताकत से संजय जोशी की वापसी का समर्थन कर रहा है। उनका मानना है कि अगर पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करना है, 2027 का यूपी चुनाव जीतना है, तो 2029 में केंद्र की सत्ता बरकरार रखनी है, तो संगठन का पुराना अनुभव वापस लाना ही होगा। वहीं दूसरा खेमा, जो मोदी शाह लॉबी का हिस्सा है, हर संभव कोशिश कर रहा है कि संजय जोशी पार्टी में ना लौटे। उनके लिए जोशी की वापसी सिर्फ संगठन की मजबूती नहीं बल्कि सत्ता के भीतर शक्ति संतुलन बदलने का खतरा है। यही वजह है कि पार्टी अध्यक्ष चयन की पूरी प्रक्रिया पर लॉबी की पैनी नज़र है। राजनीति में बहुत कुछ अनकहा होता है, बहुत कुछ पर्दे के पीछे चलता है, लेकिन जुलाई और अगस्त के महीने में पर्दे के पीछे का खेल खुले में आ जाएगा। बीजेपी अध्यक्ष का नाम तय होते ही साफ हो जाएगा कि संघ ने बाजी मारी या मोदी शाह लॉबी ने अपनी पकड़ कायम रखी, और इसी के साथ तय हो जाएगा कि संजय जोशी भारतीय राजनीति में फिर से लौटेंगे या हमेशा के लिए किनारे कर दिए जाएंगे। सवाल ये है कि क्या संजय जोशी की वापसी बीजेपी को वो पुराना संगठनात्मक दमखम लौटा सकती है जो कभी पार्टी की पहचान हुआ करता था, या फिर मोदी शाह की सत्ता केंद्रित राजनीति पार्टी को और ज़्यादा कार्यकर्ता विहीन बना देगी। क्या ये संघ इस बात अपनी बात मनवा पाएगा या पूरी तरह मोदी शाह के हाथ में ही रहेगी? जवाब बस कुछ ही हफ्तों में मिल जाएगा। संजय जोशी के लिए यह आखिरी इंतजार है। अगर इस बार मौका नहीं मिला तो उनकी वापसी की कहानी इतिहास बनकर रह जाएगी, और अगर मिले तो भारतीय राजनीति में एक बार फिर से सत्ता और संगठन की टकराहट देखने को मिलेगी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।